देखिए यहाँ पे आपके सामने कुल मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी इनमें से कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा खड़गवासला। खड़गवासला है कहाँ पे, तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ, तो पुणे से लगभग 20 किलोमीटर पर है ये खड़गवासला। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ पर स्थित है। ये है कोलकाता में। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। आपके पास 2 सेकंड है। ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी। तो सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। अगला है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा। तो आपका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो भारत में सबसे पहले 1913 में इन्हीं को नोबेल मिला था। नोबेल आपको बता दें कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया, तो ये दिया गया था साहित्य में। साहित्य में सबसे पहले भारत में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव भी है। अगला क्वेश्चन कि बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है। इनमें से वो कौन सी नहर है जो कि बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाती हो, तो यह है कील नहर नाम से। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी और ताप्ती। तो यह है ताप्ती। ताप्ती ऐसी नदी है जो कि अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है। अगला और 7वां क्वेश्चन कि श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन है रावी, सतलज, झेलम या फिर चिनाब। श्रीनगर की बात की गई है, जम्मू कश्मीर वाले श्रीनगर की, तो यह है झेलम पे। कहाँ पे है, तो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो वाराणसी है गंगा नदी के किनारे। प्रयागराज या फिर कानपुर, तो ये सब है गंगा नदी के किनारे। चलिए कमेंट करके बताइए आगरा किस नदी के किनारे है, आगरा या फिर दिल्ली। दोनों एक ही नदी के किनारे हैं। आपका जो भी उत्तर होगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है कि सोमपैंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं, मतलब कि कहाँ के आदिवासियों को सोमपैंस कहा जाता है। ऑप्शन है अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लक्षद्वीप के आदिवासी हैं उनको हम सोमपैंस बोलते हैं। लक्षद्वीप के आदिवासियों को सोमपैंस बोला जाता है। अगला है कि प्रथम विद्युत रेलवे स्टेशन कहाँ पर कब खोला गया था। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कहा गया प्रथम विद्युत। अगर पूछा होता है कि रेलवे स्टेशन या फिर रेल कब चली भारत में, तो सही उत्तर होता 1853, ये वाला उत्तर सही होता। लेकिन पूछा गया है विद्युत रेल के बारे में, तो इसके लिए सही उत्तर है 1925। अगला है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका सबसे कम आबादी घनत्व है, मतलब किस राज्य में सबसे कम आबादियों का घनत्व है। तो यह है नागालैंड में। घनत्व मतलब कि होता है जहां पे लोग कम हो, एरिया ज्यादा हो, तो यह है नागालैंड इनमें से। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर मतलब कि खून होता है लगभग, क्योंकि जो आपके ऑप्शंस हैं वो 1, 4, 6 और 10 थोड़ा दूर दूर रखा गया है, तो ये होता है लगभग 6 लीटर। अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले अवलोकित किया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन है हेनरी, आर्मस्टेड,
फैराडे या फिर वोल्टा। विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले फैराडे के द्वारा बताया गया, फैराडे के द्वारा। अगला है कि न्यूरॉन इकाई है, किस तरह के ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। आपको 2 सेकंड मिल रहा है, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग भी इस वीडियो को ऑफलाइन यानी कि बाद में देखेंगे वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। उनको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन है संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, एथिसलियम ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो देखिए जो न्यूरॉन होता है ये होता है तंत्रिका ऊतक का, तंत्रिका ऊतक का। अगला है कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो ब्लैक होल सिद्धांत है ये किसके द्वारा खोजा गया, ये आपको बताना है। अगर आपको हिंट दें तो ये भारतीय थे, मतलब भारतीय मूल के थे। इनका नाम था एस चंद्रशेखर। इन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। अगला और 15वां क्वेश्चन कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई। पुष्टि मार्ग, आपके ऑप्शन है चैतन्य, नानक, सूरदास या फिर वल्लभाचार्य। तो ये है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप इस वीडियो में अपना उत्तर देते रहिए कमेंट करके। वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आपको अपने ऐप के बारे में बता दे थोड़ी सी जानकारी, तो उस ऐप पर जाकर आप करेंट अफेयर जो कि डेली, वीकली, मंथली जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का आपको मिलेगा। अगर डेली चाहते हैं तो डेली वाला भी अपलोड है, और अगर चाहते हैं वन लाइनर तो वन लाइनर करेंट अफेयर भी आपको वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा उनकी PDF, उनका वीडियो और उसके अलावा भी ढेर सारा स्टैटिक जीके अपलोड है। या फिर अगर आप चाहते हैं वन लाइनर जीके ट्रिक तो वो भी आपको उस ऐप पे मिल जाएगा। इसलिए उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट पे होगा। क्वेश्चन है कि पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया। ऑप्शन है वसुमित्र, कल्लर, जयपाल, महिपाल। तो ये था महिपाल, ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया है उन सब लोगों का उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा किससे था। देखिए ये बात की गई है लगभग तुगलक वंश के आसपास की। तो उस समय अगर आप देखेंगे तो ना तो ये मुगलों से था, ना तो ये अफगानों से था, ना तो ये ईरानियों से था। ये था तैमूर लंग से, और जो कि था मंगोलिया का। यानी कि यहाँ पे अगर विकल्पों को देखें तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 18वां क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे। ऑप्शन है JL नेहरू, MN राय, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। आपको अपना उत्तर 2 से 3 सेकंड में कमेंट करके बताना है। तो ये है विनोबा भावे, विनोबा भावे। देखिए सभी लोग मानते थे, अधिकतर लोग मानते थे गांधीवादी विचारधारा को, लेकिन कहा गया है अग्रणी है, मतलब कि सबसे अच्छे तरीके से। तो ये थे विनोबा भावे। अगला है कि मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे। आपके ऑप्शन है कुषाण, पांड्य, सातवाहन या फिर शुंग। मतलब जो मगध की बात की जाती है तो यहाँ पे जब मौर्य वंश के बाद कौन आया, कुषाण आए, पांड्य आए, सातवाहन आए, नहीं, यहाँ पे जो आए उनका नाम था शुंग वंश आया। अगला है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था। ये कॉमन व्यक्ति थे। आप देखेंगे कि दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम है और दोनों ने ही बिंबसार के शासन में उपदेश दिया था। बिंबसार के शासनकाल में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। अगर हम बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु हो जाती है 483 BC में। उसी तरह महावीर की 599 BC में और 527 BC में इनकी डेथ हो जाती है। कहीं कहीं आपको ये ईयर थोड़ा बहुत इधर मिलता है, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है ये यही दोनों है। अगला है कि जहांगीर महल स्थित है दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, आगरा किला में या फिर सिकंदरा में, ये आपको बताना है। तो जहांगीर महल स्थित है कहाँ पे, तो आगरा किला में। आगरा किला में है जहांगीर महल। जहांगीर के पिता का क्या नाम था, अकबर। जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था, यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन होगा।
अगला है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया। देखिए, भगवान बुद्ध के जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे उनका घर छोड़ना, उनको ज्ञान की प्राप्ति होना, उनका पहला प्रवचन होना और उनको मृत्यु को प्राप्त होना, तो इन चारों का बौद्ध धर्म में अलग अलग नाम दिया गया है। और यहाँ पे पूछा गया है प्रथम प्रवचन जो कि सारनाथ में दिया गया, इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। अगला है कि पांड्यों की राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन था। बेगी, मदुरई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम। तो ये था मदुरई। पांड्यों का जो राजनीतिक काम काज था ये मदुरई के आसपास था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि वह सही क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया। मतलब कि इनके भारत पर आक्रमण करने का क्रम कौन सा है, कौन पहले आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, यह आपको क्रम में बताना है। इन्हीं लोगों को आपको क्रम में बताना है। अगर आर्य पहले आए तो आपको 3 पहले लिख देना है। उसके बाद आर्य के बाद क्या आए आप बता सकते हैं। तो आर्य के बाद आए यूनानी, 3 के बाद 4, और उसके बाद आए कुषाण, और उसके बाद आए हूण। यानी कि यही आपका उत्तर होगा 3, 4, 2, 1। सबसे पहले आए आर्य, उसके बाद यूनानी, उसके बाद कुषाण और सबसे अंतिम में हूण। अगला है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक जिसका नाम मिताक्षरा है, यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है विज्ञानेश्वर के द्वारा। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा को लिखा है। देखिए, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ऐप पे जाएं, वहां पे आपको और भी ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, इसलिए उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। मतलब गुप्ता काल जब चल रहा था तो किसने उन पर आक्रमण किया और गुप्ता काल को खत्म कर दिया। तो ये थे हूण। हूणों के आक्रमण के चलते जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्ता काल था, इसका पतन हो गया। अगला है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। जैसे कि हर जगह का प्राचीन नाम था, तो उसी तरह बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। गौड़ था बंगाल का प्राचीन नाम। अगला है कि अहिल्याबाई रानी थी किस जगह की। रानी लक्ष्मीबाई को आपने सुना होगा, ये झांसी से थी, लेकिन झांसी की बात करें, लेकिन अगर अहिल्याबाई की बात करें तो ये थी ग्वालियर से। ग्वालियर मतलब कि मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि मॉरिस यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। इसको पगला सुल्तान भी कहते हैं। अब आप अपना उत्तर बता सकते हैं आसानी से। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ये था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी को पगला सुल्तान बोलते हैं, और इब्न बतूता इसी के शासनकाल में भारत आया था। इसे पगला सुल्तान कहने के कई कारण है। एक तो ये अपनी राजधानी चेंज किया दिल्ली से दौलताबाद। दूसरा था कि इसने जो सिक्का है, पैसा है, उसको पेपर करने की कोशिश की, वहां पर भी नुकसान हुआ। एक बार क्या हुआ कि अगले 1 साल का, मतलब कि एक्स्ट्रा में 1 साल का पेमेंट कर दिया सभी सैनिकों का, और इससे क्या हुआ कि राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो इस तरह कई कार्यों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान कहते हैं। तो इसी के शासन काल में इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जब भारत आया तो ये 6 साल तक मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी बना के रखा। लेकिन 6 साल बाद इब्न बतूता, चूंकि ये घूमने वाला व्यक्ति था, वह लगभग 300 देशों की यात्रा करके आ रहा था। छोटे छोटे देश थे उस समय। तो उसने अब कहा कि हम अब अगले देश में जाना चाहते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे साफ मना कर दिया, और मना करने के कारण इब्न बतूता एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। अंतिम में ये छुपे पांव भाग गया, और बाद में जाकर के एक बुक लिखा जिसका नाम था रिहाला। तो ये बुक वाला क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष बताइए जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिला हो। आपके विकल्प हैं कृषि, पशुपालन, व्यापार या फिर शिकार। तो यह है व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें व्यापार के चिन्ह मिलते हैं। अगला है कि महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के बादशाह के द्वारा बनवाए गए थे। जो महाबलीपुरम का मंदिर है, गुप्ता, चोल, पल्लव और कुषाण,
तो ये बनवाए गए थे पल्लवों के द्वारा। अगला है कि कलकत्ता और आगरा के मध्य टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी किस सन में? आपके ऑप्शन है 1852, 1853, 1854, 1855। तो आगरा और कलकत्ता के बीच 1852 में टेलीग्राफ लाइन खोली गई। अगला है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है वो कौन सा है? देखिए, सबसे अच्छा तो यूरेनियम होता है रेडियोधर्मिता की बात करें तो, लेकिन यूरेनियम भारत में नहीं पाया जाता है या फिर ना के बराबर पाया जाता है। लेकिन अगर भारत में जो रेडियोधर्मी तत्व पाया जाता है वो है प्लेटिनियम। प्लेटिनियम भारत में पाया जाता है। अगला है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है? मतलब कि वो कौन है जिसको हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई तरीके से पूछा जाता है। ये है सिल्वर ब्रोमाइड, मतलब कि AgBr। अगला है कि मेथनॉल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रबिंग एल्कोहल, गन एल्कोहल, वुड एल्कोहल और स्टेन एल्कोहल। मेथनॉल को जानते हैं वुड एल्कोहल के नाम से। वुड एल्कोहल के नाम से हम मेथनॉल को जानते हैं। अगला है कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? देखिए, पीएच मतलब क्या होता है कि इससे हम पता करते हैं कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। अम्ल मतलब कि एसिड और क्षार मतलब कि बेस। तो यहाँ पे ये जानिए कि 0 से लेकर 7 तक अम्ल होता है और 7 से लेकर 14 तक क्षार होता है। तो यहाँ पे रक्त का पीएच मान क्या होता है ये आपको बताना है। ये होता है 7 और 8 के बीच में। 7 और 8 के बीच में, यानी कि अगर 7 रहेगा तो आप इसे उदासीन यानी कि न्यूट्रल बोल सकते हैं, लेकिन ये 7 और 8 के बीच में है, मतलब कि कुछ अम्लीय है और कुछ क्षारीय है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? मतलब कि जो कृत्रिम हो, यही आपका सही उत्तर होगा। ऊन प्राकृतिक है, सिल्क प्राकृतिक है, चमड़ा भी प्राकृतिक है, लेकिन नायलॉन प्राकृतिक नहीं है। यानी कि ये आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबाकर इस वीडियो को जरूर लाइक कर लें। इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ पाएं। इसका PDF भी डाउनलोड करें। ये 11वां भाग है। इस तरह के ढेर सारे पार्ट आप देखेंगे कि लूसेंट के लगभग 99+ पार्ट अपलोड है, स्पीडी के 50+ पार्ट अपलोड है और इस तरह ढेर सारे वीडियो अपलोड है। तो उन सबको आप उस ऐप पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि अम्लराज मिश्रण होता है किसका? किसको हम अम्लराज बोलते हैं? और देखिए, आपको यहाँ पे ये करना होगा कि ये HNO3 है, ये H2SO4 है। चूंकि टाइपिंग में प्रॉब्लम है इस तरह को लिखने में, इसलिए आपको समझना होगा। ये इस तरह लिखा गया है, ये HNO3 नीचे होगा, ये 2HCl है, लेकिन ये CH यहाँ पे 3 नीचे होगा। तो अम्लराज होता है पहला वाला 3HCl प्लस HNO3, इसको हम बोलते हैं अम्लराज। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? देखिए, अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा 2 जगह से भारी मात्रा में निकलती है। एक होता है नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। अगर हम नाभिकीय संलयन की बात करें तो नाभिकीय संलयन मतलब कि नाभिकों का जुड़ना, 2 नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक, जैसे कि सूर्य में होता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम जुड़ करके एक बड़े नाभिक बनाते हैं और वहां से ढेर सारी ऊर्जा मिलती है। लेकिन एक इसका उल्टा होता है जिसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब होता है परमाणु बम। परमाणु बम। अब यहाँ पे पूछा गया है जो क्वेश्चन, उसमें नाभिकीय रिएक्टर दिया गया है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो परमाणु बम वाली ही प्रक्रिया होती है, लेकिन वो होती है नियंत्रित, कंट्रोल में होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में हम नियंत्रित विखंडन काम करते हैं। यही अगर परमाणु बम में पूछा गया होता तो ये होता अनियंत्रित विखंडन के द्वारा। अगला है कि भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि यह किस वैज्ञानिक की कृति से संरचित है, मतलब किसके नाम पे बनाते हैं। आपको बता दें कि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर आपको हम हिंट दें, चलिए बता देते हैं, 1930 में दिया गया था। अब बताइए उनका नाम। तो उनका नाम है CB रमन। क्यों मिला था इनको नोबेल पुरस्कार? तो रमन इफेक्ट के लिए। रमन इफेक्ट के लिए। अगला है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है?
तो ये है लद्दाख। लद्दाख। अगला है कि पंजाब में 1919 में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदत्त नाइटहुड का खिताब किस प्रसिद्ध भारतीय ने लौटा दिया। देखिए हुआ क्या था कि जब गांधी जी भारत आए तो गांधी जी को भी मतलब उपनाम दिया गया, उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर को भी उपनाम दिया गया। लेकिन जब 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो यहाँ पे दोनों लोगों ने अपने अपने जो इनको उपाधि दी गई थी इन्होंने लौटा दिया। तो जो नाइटहुड की बात की जा रही है ये लौटाया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला है कि मलेशिया के बाद 2010 का राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला दूसरा एशियाई देश कौन है। 2010 का राष्ट्रमंडल खेल किसने किया था? ये था दिल्ली, नई दिल्ली। अगला है कि भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई तो उसकी घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? कुल मिला के ये बताइए कि 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में कितने लोग थे? ये थे लगभग 290। आगे बढ़े तो अगला है 45 नंबर का कि भारत में वित्तीय घाटे का मुद्रीकरण प्राप्त किया जाता है। अगर यहाँ पे वित्तीय घाटा हो रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करती है सरकार? तो ब्याज दर को बढ़ा करके। सार्वजनिक खर्च को आप उतना घटा नहीं पाएंगे। नए करेंसी नोट छाप कर इसको पाया नहीं जा सकता, क्योंकि नए करेंसी छापना सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि जितना बजट होगा देश का उतना ही आप करेंसी छाप सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि बाजार में बिक रहे 18 कैरेट सोने में क्या होता है। देखिए देखा जाए तो 24 कैरेट सोना का मतलब होता है 100% प्योर, लेकिन जो बाजार में सोना मिल रहा है जो कि आभूषणों के रूप में, ये 24 कैरेट होता नहीं है। ये नॉर्मली आप देखेंगे जो आपको बहुत शुद्ध मिलेगा तो ये 22 कैरेट का मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया 18 कैरेट के बारे में, यानी कि उसमें आप देखेंगे कि 18 अंश सोना होगा और 6 अंश अन्य धातु होती है। तो ये होता है 18 कैरेट का सोना। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वन आच्छादित क्षेत्र है। मतलब कहाँ कम वन है ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है सिक्किम, केरल, हरियाणा और महाराष्ट्र। सही उत्तर है हरियाणा। अगला है कि सन 2008 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे। टोक्यो, नई दिल्ली, सियोल या फिर पेकिंग। अपना उत्तर कमेंट करके बताएं तुरंत। 2008 ओलंपिक खेल ये हुए थे पेकिंग में। पेकिंग में। सेल का इस्पात संयंत्र मतलब कि स्टील प्लांट कर्नाटक में कहां पर है। बेंगलुरु, भद्रावती, बेलगांव या फिर हुबली। तो ये है भद्रावती में। भद्रावती में है सेल का प्लांट। अगला कि अडयार किस राज्य के शासक थे। ये शासक थे और ये आप देखेंगे कि उत्तरी भारत के तो नहीं थे। अब इतना हिंट आपको दे दिया, आपको पता हो जाना चाहिए, ये थे विजयनगर के।